नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। एक हफ्ते बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रहा है पहलगाम अटैक के बाद। तो लास्ट वीक में क्या क्या अपडेट हुए हैं, इंडिया ने कौन कौन से ऑप्शंस एक्सरसाइज किए हैं, हम इन सभी बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और बहुत ही डिटेल्ड और अच्छी एनालिसिस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो हम कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो मैं पहले आउटलाइन बता देता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करने के बाद अब आगे इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान क्या कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी जो इंडिया ने सस्पेंड किया है उसके बाद इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस है और हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं पाकिस्तान को रिस्ट्रेन करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया कैसे पाकिस्तान के जो फिनेंशियल इनफ्लो है उसको रोक रहा है ताकि पाकिस्तान के जो फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कमज़ोर पड़े। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इसमें चाइना कहाँ स्टैंड कर रहा है, कैसे वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आइदर थ्रू गिविंग सम मिसाइल्स या फिर फिनेंशियली कैसे वो सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन वारफेयर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का है, जो पाकिस्तान यूटिलाइज करता है वर्ल्ड लेवल पे जो जनमत है उसको अपने पक्ष में करने के लिए, वहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि शिमला एग्रीमेंट के क्या क्या प्रोविजंस थे। अब उसको सस्पेंड करने के बाद देखिए, शिमला एग्रीमेंट के तहत ही जो एलओसी का जो नामकरण है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको बोला जाता है, उसका नाम शिमला एग्रीमेंट के बाद ही दिया गया था। उसके पहले तक उसको सीज फायर लाइन बोलते थे। और शिमला एग्रीमेंट के बाद जो 1971 का वॉर हुआ था उसमें इंडिया ने करीब करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो एलओसी के उस पार कैप्चर कर ली थी, वेस्टर्न फ्रंट ऑफ जो इंडिया है वहां पे। अब जो शिमला एग्रीमेंट हुआ उसके बाद अब पता नहीं उस समय की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया या लेना चाहिए था या नहीं, लेकिन वो सारी जमीन पाकिस्तान को वापस करती जो हमने कैप्चर कर ली थी। तो वो अगर उस जमीन का आप अंदाजा लगाएं तो वो लगभग जो है आज का जो आपका दिल्ली का एरिया है, तो वैसे 10 दिल्ली आप मिला देंगे तब जाके उतना बड़ा एरिया बनेगा। तो उतना बड़ा एरिया जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया और बाकी जो 90,000 पाकिस्तानी सैनिक जो कैप्चर किए थे वो भी उन्होंने वापस किए। तो अब शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड होने के बाद इंडिया क्या कर सकता है, तो अब इंडिया को भी चाहिए कि हम भी अब लाइन ऑफ कंट्रोल को ना माने। ठीक है, तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। और जैसा कि हमारी अभी की जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो हमारी लीडरशिप है, उन्होंने कई बार इस बात को कंफर्म किया है। अगर आप अमित शाह जी की स्टेटमेंट्स देखें पार्लियामेंट में, तो पीओके जो है वो भारत का ही हिस्सा है। रिसेंटली आपने देखा होगा एक इंटरव्यू जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी से एक पाकिस्तानी पत्रकार कुछ सवाल पूछता है कि कश्मीर के मुद्दे का हल कैसे निकलेगा, जो इंडिया ने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो उसमें जयशंकर जी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सीधे सीधे बोलते हैं कि कश्मीर का हल तभी निकलेगा जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत में मिला लेगा। तो इस मुद्दे पर तो कोई दो मत नहीं है, तो कि हाँ पीओके को भारत में मिलाना ही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये अच्छा मौका है कि जब जब पाकिस्तान भी शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर ही चुका है तो हम भी एलओसी को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब मुद्दा इसमें यह है कि जब शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड हो चुका है तो पाकिस्तान जो है इस कश्मीर के मुद्दे को और एलओसी के मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम्स में उठाने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों को कोई भी प्रॉब्लम जो एलओसी पे होती है, चाहे कश्मीर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, वो बायलैटरली सॉल्व करनी थी, उसमें किसी थर्ड पार्टी का मीडिएशन नहीं होना था। लेकिन अब वो बाध्यता नहीं है। हालांकि पहले भी जब ये बाध्यता थी तब भी पाकिस्तान ने इसको माना नहीं। आपको याद होगा जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो उस टाइम पे भी पाकिस्तान ने आर्टिकल 370 और कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की कोशिश की थी, जो कि अगर शिमला एग्रीमेंट को आप देखें तो उसके तहत वो सही नहीं था, उसे बायलैटरली इस मुद्दे को उठाना चाहिए था।
लेकिन हालांकि हाँ, उस टाइम इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक क्लाउड का यूज़ करते हुए उसको, उस मुद्दे को सिर्फ एक क्लोज्ड डोर मीटिंग तक ही सीमित करके रख दिया यूएनएससी में। उस पर कोई वोटिंग नहीं हुई और कुछ भी उससे नुकसान नहीं हुआ इंडिया को उस मुद्दे पर। लेकिन इस बार शिमला एग्रीमेंट के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान जरूर ट्राई करेगा कि इस मुद्दे को फिर से इंटरनेशनल लेवल पर उठाया जाए। चाइना का सपोर्ट डेफिनेटली उसको रहेगा। अगली अपडेट भारत की तरफ से यह है कि मोदी जी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और हमारे सीडीएस अनिल चौहान जी के साथ एक मीटिंग की और मुझे लगता है कि हाँ, हमारे रॉ चीफ भी उसमें जरूर प्रेजेंट रहे होंगे। हालांकि वो जो वीडियो हमारे सामने आए उसमें देखने को नहीं मिले, बट हाँ, लिविंग दैट असाइड, मोदी जी ने सेना को जो है वो ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दे दी है, जिसका मतलब ये है कि अब भारतीय सेना खुद तय करेगी कि किस प्रकार का एक्शन किस टाइम पे और कहाँ पे लिया जाना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो है वो सेना के डिसीजंस में अब कम से कम होगा। और अगर हम सेना के अपडेट की बात करें तो आईएनएस विक्रांत, जो अरेबियन सी का राजा भी जिसको कहा जाता है, वो ऑलरेडी डिप्लॉय किया जा चुका है अरेबियन सी में इन अ स्ट्रेटेजिक पोजीशन। हमारी आर्मी भी है, वो भी, उसका भी डिप्लॉयमेंट एलओसी पे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया जा चुका है। और राफेल का जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है, जो हमने फ्रांस से खरीदा था, वो भी स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय किया जा चुका है एलओसी पे। और पाकिस्तान की तरफ से जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं, तो रिसेंटली पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने एडमिट किया कि पाकिस्तान जो है वो करीब करीब 30-35 सालों से इंडिया में टेरर एक्टिविटीज़ को फंड कर रहा है, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है और उसकी फंडिंग उसे वेस्ट से मिल रही है। हालांकि बाद में उसने इस स्टेटमेंट से मुकरने की कोशिश की, बट हाँ, एक बार सच तो सामने आ ही गया वर्ल्ड मीडिया के सामने। दूसरे, पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर का एक ट्वीट आया था कि पाकिस्तान इज नॉट बिहाइंड और पाकिस्तान की जो 130 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वो इंडिया की तरफ पॉइंटेड है और किसी भी टाइम हमला करने को तैयार है। तो इस टाइप के इमेच्योर स्टेटमेंट्स जो हैं वो बेसिकली इंडिया के लिए अच्छे हैं। इंडिया कैन यूटिलाइज दिस काइंड ऑफ admissions by Pakistan at the international forum to weaken the Pakistan positions itself। और इसके अलावा अगर हम कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो आर्मी जनरल्स हैं, जो हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो या तो रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर अपनी फैमिलीज़ को पाकिस्तान से बाहर यूरोप में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये भी देखने में आ रहा है कि हाँ, एक टाइप का डर का माहौल या फिर कुछ तो एंजाइटी पाकिस्तान में ऑलरेडी है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो इसका रीजन ये हो सकता है कि अगर युद्ध होता है तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो आर्मी ही बेसिकली सब कुछ कंट्रोल करती है। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो वहाँ का पब्लिक परसेप्शन है, वो भी आर्मी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो अगर किसी भी टाइप का डैमेज होता है पाकिस्तान को, ठीक है, तो आर्मी उसके लिए सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल होगी। और फिर वहाँ की जनता में, जो वहाँ के आर्मी जनरल्स हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की जनता को इतने दिनों से बहका रखा है और हमेशा ऐसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि इंडिया इज़ देयर ओनली एनिमी। सो वो परसेप्शन जब ब्रेक होगा, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा कि पहले भी जो 3 वॉर्स हैं उसमें ऐसा देखा गया है। तो हाँ, डेफिनेटली वहाँ पे फिर आर्मी जनरल को लेके लोगों में गुस्सा उत्पन्न होता है, फिर आर्मी जनरल को वहाँ पे भागना पड़ता है। जैसा कि आपने परवेज मुशर्रफ के साथ भी ऐसा ही हुआ था, एलओसी जो हमारी कारगिल वॉर जो था उसके बाद। तो ये सब कुछ पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जो प्रेजेंट सिचुएशंस है, वो मुझे लगता है कि हाँ, उसको देखें तो ये रिपोर्ट्स काफ़ी हद तक सही भी होंगी कि हाँ, वहाँ के हाई रैंकिंग आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो आइदर रिज़ाइन कर रहे हैं या फिर भाग रहे हैं यूरोप में पाकिस्तान को छोड़ करके। तो इंडिया के लिए एक अच्छे संकेत है। अब आगे बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद इंडिया क्या कर रहा है। तो इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने सस्पेंड किया है और बेसिकली इसमें इंडिया ने किस क्लॉज के तहत इसको सस्पेंड किया है। तो इंडस वाटर ट्रीटी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात करता हो। तो इंडिया ने इस ट्रीटी को आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ लॉज ऑफ ट्रीटीज के तहत सस्पेंड किया है, जो किसी भी कंट्री को ये राइट देता है कि अगर
फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं तो कोई भी ट्रीटी सस्पेंड की जा सकती है। तो खैर दिस इज द काइंड ऑफ मैच्योर मूवमेंट फ्रॉम इंडिया साइटिंग द रीजंस फॉर सस्पेंडिंग द ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान ने नहीं किया, वो बस आउट ऑफ द ब्लू दे केम और कि हम सस्पेंड करते हैं शिमला एग्रीमेंट। कोई उसके पीछे कोई क्लॉज या कोई भी ऐसा लीगल प्रोविजंस उन्होंने मेंशन नहीं किया। तो इंडिया की तरफ से ये एक अच्छी बात थी। और बाकी इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद इंडिया के पास अब क्या क्या राइट्स हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है अब जो उसके डैम्स है, जैसे किशनगंगा डैम है, रतले डैम है, जो पहले उनकी कैपेसिटी और उनका जो डिजाइन था वो इंडस वाटर ट्रीटी के जो क्लॉजेस हैं उनसे कंस्ट्रेंट था, क्योंकि वो जो अपर 3 रिवर्स हैं इंडस, चिनाब और झेलम, उस पे बने हुए ये जो डैम्स हैं वो फुल्ली डिजाइन इस वे में नहीं किया जा सकते कि हाँ सारी कैपेसिटी उन डैम्स की यूज की जा सके, क्योंकि दे आर कंस्ट्रेंट कि पाकिस्तान को राइट्स है उन तीनों रिवर्स पे वाटर यूज करने का। तो उसमें किशनगंगा रिवर की जो कैपेसिटी, किशनगंगा डैम की जो कैपेसिटी है वो 330 मेगावाट की है और रातले डैम की कैपेसिटी 850 मेगावाट की। सो गवर्नमेंट ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है इन दोनों डैम्स को रीडिजाइन करने की टू enhance their capacity to store more water and to generate more electricity। उसके अलावा जो 3 रिवर्स रावी, ब्यास और सतलुज, जिसके ऊपर इंडिया को ऑलरेडी एक्सक्लूसिव राइट्स था इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, तो उसमें भी इंडिया इन तीनों रिवर्स को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये भी अब निर्देश दे दिए हैं कि इन तीनों रिवर्स को अब हम फुल्ली यूटिलाइज करेंगे। तो पाकिस्तान को जो भी पानी मिल रहा था इन तीनों रिवर से उस पर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों को इस जो इंडस वाटर रिवर सिस्टम है इसका हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करना होता है एक दूसरे से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेसिकली कि इंडिया पाकिस्तान से शेयर करेगा कि किस समय रिवर में कितना वाटर फ्लो हो रहा है, कितना पानी हम रोक के रखेंगे, कितना पानी छोड़ेंगे, जो पाकिस्तान को मदद करता है उसके वाटर रिसोर्सेस मैनेजमेंट के लिए, कि कब उनके वहाँ पानी का फ्लो बढ़ेगा, कब घटेगा, उसके हिसाब से वो अपना मैनेजमेंट करते हैं। सो इंडिया हैज़ ऑलरेडी स्टॉप्ड एक्सचेंजिंग दिस डेटा। अब इसकी वजह से पाकिस्तान को दिक्कत होने ही वाली है, क्योंकि अब पाकिस्तान इस बात को एंटिसिपेट करने में उतना सक्षम नहीं हो पाएगा कि हाँ हमारी रिवर्स में किस टाइम पे कितना वाटर फ्लो आने वाला है। और इसी प्रोविजन का यूज करते हुए आपने देखा होगा कि अभी उरी डैम से इंडिया ने भारी मात्रा में पानी छोड़ा जो कि झेलम रिवर पे है, और उससे जो पाकिस्तान का हाथियान बाला डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक ज़्यादा वाटर फ्लो देखने को मिला। आपने ये सब वीडियो में देखा होगा, और वहाँ पे बहुत सारे लोगों को भागना पड़ा, वहाँ से खाली करना पड़ा। और बेसिकली इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये ऐसा इसलिए भी किया गया होगा इंडिया के द्वारा, प्रोबेबली डीसिल्टिंग ऑपरेशन के लिए। तो इसमें होता क्या है कि कोई भी डैम में बहुत दिनों तक जब आप पानी स्टोर करते हैं तो डैम की सतह पे बहुत सारा सिल्ट जमा हो जाता है। बेसिकली वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जमा हो जाती है। एक टाइम के बाद उस डैम की कैपेसिटी कम होने लगती है। जब नीचे से मिट्टी का स्तर बढ़ेगा तो ऊपर जो कितना वाटर उस डैम में स्टोर हो सकता है वो कम होने लगेगा। तो बेसिकली ये एक भी इसलिए भी पानी ये छोड़ा हो गया होगा ताकि वो पूरा डिसिल्टिंग हो जाए, नीचे की जो भी मिट्टी है डैम में वो निकल जाए और उरी डैम की वाटर कैपेसिटी फिर से बढ़ जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर कर सकें। सो ये जो कुछ मेजर्स हैं वो इंडिया के द्वारा लिए जा रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में। अब इंडस वाटर रिवर सिस्टम का पाकिस्तान के लिए जो महत्व है वो हमको इस बात से पता चलता है कि डेविड लिलियंथल जो टेनिस वैली अथॉरिटी के चेयरमैन थे और जिन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को भी शेप करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, तो उनका एक स्टेटमेंट है कि नो आर्मी विथ बॉम्ब्स एंड शेल फायर कुड डिवास्टेट अ लैंड सो थॉरली as Pakistan could be devastated by simple expedient of India's permanently shutting off the sources of water that keeps the fields and people of Pakistan alive। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि
किसी भी कंट्री को बॉम्ब, टैंक्स और युद्ध के द्वारा इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जितना कि इंडिया पाकिस्तान को पहुंचा सकता है, सिर्फ इंडस रिवर वाटर का स्टॉपेज करके। तो इससे पता चलता है कि हाँ, इंडस वाटर का पानी जो है, इंडस वाटर का जो पानी है वो पाकिस्तान के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब इंडिया, ठीक है, ये सब एक्शंस इंडिया ले रहा है और आगे लेगा भी इंडस वाटर को लेकर, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो इंडिया के ऊपर चाइना के एंगल से क्या पड़ेगा? क्योंकि अगर आप इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पे देखें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि चाइना से फ्लो होके इंडिया में इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। हालांकि इंडिया और चाइना के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है ब्रह्मपुत्र को लेकर जैसा कि इंडस वाटर ट्रीटी का था, लेकिन हाँ, बहुत सारे फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसके थ्रू चाइना इंडिया के साथ ब्रह्मपुत्र रिवर का हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करता है। लेकिन पास्ट में ऐसा देखा गया है कि अगर जब आप 2017 की बात करें तो जब डोकलाम वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उस टाइम पे भी चाइना ने कुछ टेक्निकल रीजंस का हवाला देते हुए ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी रिवर का डेटा भारत को देने से मना कर दिया था। अब वो टेक्निकल रीजंस ऑब्वियसली नहीं रहे होंगे क्योंकि टेंशन चल रहा था उस समय डोकलाम को लेकर के, तो चाइना ने डेफिनेटली इस टूल का यूज किया भारत को और प्रेशराइज करने के लिए। तो इंडिया को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अगर हम वेस्टर्न फ्रंट पे इंडस वाटर के साथ कुछ भी एक्शन लेते हैं तो चाइना का रिस्पांस क्या होगा हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हाँ, इंडिया का दबदबा इस रीजन में बढ़े, और वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। जो सांगपो रिवर है, ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं चाइना में, उसके वाटर को लेके या तो वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर नहीं करेगा या फिर वाटर फ्लो को कम करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे एक्शंस वो ले सकता है। तो इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि हम ईस्टर्न फ्रंट पे इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। अब चाइना के एंगल से देखा जाए कि चाइना का क्या रोल रहने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के इशू को लेकर के, तो रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना ने P-15 मिसाइल्स पाकिस्तान को सप्लाई की है। ये P-15 मिसाइल्स जो है वो JF-17 फाइटर जेट्स पे माउंट होती है, जो कि पाकिस्तान को चाइना ने ही दिए हैं। और ये PL-15 मिसाइल्स जो है वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स है, जिनकी रेंज कहा जा रहा है कि ये 200 से 300 किलोमीटर के रेंज में मार कर सकती है। और ये मिसाइल्स जो है वो सीधे सीधे कॉम्पिटिटर है हमारे पास जो राफेल के साथ जो मीटियोर मिसाइल्स जाती हैं उनका। तो चाइना इस तरीके से मदद कर रहा है पाकिस्तान की, परंतु राफेल के जो मीटियोर मिसाइल्स है उनको रोकने के लिए पाकिस्तान के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जैसा कि हमारे पास है S-400 ट्रायम्फ, जो इंडिया ने रशिया से लिया है। और इंडिया ने रशिया से इसको बहुत ही सोच समझ कर लिया था, in spite of heavy sanctions on Russia from America। उसके बाद भी इंडिया ने रशिया से ये मिसाइल सिस्टम खरीदा और इसका उपयोग हम करेंगे। जो ये PL-15 मिसाइल्स है पाकिस्तान को जो चाइना के द्वारा दी गई है उसको रोकने के लिए, तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है हमारे पास। और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है हमारे मीटियोर मिसाइल्स को लेकर के। हालांकि ये भी न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है कि चाइना ने S-400 के कुछ डिटेल्स पाकिस्तान के साथ शेयर की है। S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो रशिया बनाता है, और रशिया ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के अलावा और भी देशों को बेचता है, उसमें से एक चाइना भी है। तो चाइना के पास भी ये डिफेंस सिस्टम है और इसके कारण चाइना को भी इसकी टेक्निकलिटीज पता है और वो पाकिस्तान के साथ इसको शेयर कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसका बहुत कुछ फ़ायदा उठा पाएगा, क्योंकि अगर वो उसको ये डिटेल्स मिलते भी है तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसी ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि हमारे इस S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को टैकल कर सके। परंतु ये इंडिया के लिए एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है और इंडिया को फ्यूचर में ये मेक श्योर करना चाहिए कि वो कोई भी डिफेंस डील किसी भी देश से साइन करते वक्त ये क्लॉज जरूर रखे कि हाँ, वो सेम इक्विपमेंट जो है वो चाइना या फिर किसी और एनिमी कंट्री को नहीं सेल किए जाएंगे।
चलिए अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। तो इंडिया ने पाकिस्तान के लगभग 20 यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है और बहुत सारी पाकिस्तानी मीडिया को भी। ऐसा क्यों किया गया है इसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की ये जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ये बेसिकली इनका कंटेंट जो है वो हिंदी या उर्दू में ही रहता है, और जो लैंग्वेज सिमिलैरिटी है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दोनों देश एक दूसरे की जुबान और भाषा समझते हैं, तो बहुत सारा जो इनका व्यूअर बेस है वो इंडिया से ही है। अगर आप इंटरनेट पेनिट्रेशन देखें तो लास्ट वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार इंडिया में 56% तक इंटरनेट पेनिट्रेशन है, और यही पाकिस्तान में नियरली 25% है। तो पाकिस्तान और इंडिया की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान के जितने भी ये यूट्यूब चैनल्स हैं, इनका मोस्टली जो व्यूअर बेस है वो इंडिया से ही आता है। तो इंडिया के व्यूअर जब इनका कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, ये यूट्यूबर्स पैसा कमा रहे हैं और ये टैक्स अपनी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, और वो टैक्स इनकी गवर्नमेंट किन एक्टिविटीज़ में कर रही है ये सब हम देख रहे हैं, किस प्रकार के टेरर एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए। सो एक बहुत ही अच्छा कदम था पाकिस्तान के फाइनेंसेस को रोकने का। और दूसरा ये कि इन यूट्यूब चैनल्स का प्रयोग करके बहुत सारा जो कंटेंट है गलत और फेक न्यूज़ भी ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया में भी फैलाया जाता है पाकिस्तानी स्टेट के द्वारा, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल्स है, ये जो मीडिया है, ये बहुत हद तक पाकिस्तानी स्टेट और पाकिस्तानी आर्मी के दबाव में ही काम करते हैं, और पाकिस्तानी स्टेट का जो माइंडसेट है वो इनके ऊपर बहुत हावी रहता है। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की न्यूज़ देखें तो पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स, उनके भी चैनल्स को इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे कि शोएब अख्तर का चैनल सस्पेंड किया गया, शाहिद अफरीदी का चैनल सस्पेंड किया गया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये चैनल्स पहले भी इंडिया में क्यों चल रहे थे। शाहिद अफरीदी, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि इसका कज़न जो है, ही वॉज शॉट डेड इन कश्मीर इन अ टेररिस्ट ऑपरेशन। सो इसका कजन जो है वो एक टेररिस्ट था। इसका सीधा इसके सगे चाचा का लड़का वो कश्मीर में मारा गया है, और इसके पुराने भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स रहे हैं जो एंटी इंडिया रहे हैं, और ये पूरी तरीके से एक जिहादी सोच वाला इंसान है। और इन लोगों के भी 3-4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और जो मोस्टली हैं वो इंडिया से ही रहते हैं। तो इंडिया के पैसे पे ये लोग फल फूल रहे हैं, और उसी पैसे को फिर टेरर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा शोएब अख्तर का भी चैनल ब्लॉक किया गया है, और शोएब अख्तर के भी आप पुरानी इंटरव्यूज़ देखें तो उसमें उसने कई बार गजवाए हिंद की बात की है, और इस प्रकार के एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उसने दिखाए हैं। हालांकि रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको बहुत सारा स्पेस चाहिए इंडियन मीडिया में, IPL में, और बहुत सारा पैसा वो यहाँ से कमा रहा है। बट या इनकी सोच ऐसी ही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं वो खुद पाकिस्तान छोड़ के बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि जस्ट फॉर बीइंग अ पाकिस्तानी उनको जैसे IPL में जगह नहीं मिल रही है, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी जगह नहीं मिल रही है। अभी पाकिस्तान का जो एक बॉलर है मोहम्मद आमिर, वो भी UK की सिटीजनशिप के लिए जा रहा है ताकि उसको IPL खेलने को मिल जाए। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी मीडिया जो झूठ फैला रही है वर्ल्ड में, उसको भी कर्ब करना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली ही पाकिस्तान के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने और वहाँ की जो मीडिया है उनके ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया कि दे हैव शॉट डाउन आवर राफेल एयरक्राफ्ट ऑन LOC। और जब इसका फैक्ट चेक किया गया तो गूगल क्या जो ये एक फैसिलिटी है रिवर्स इमेज सर्च, तो उसमें आप इमेज डालते हैं एंड गूगल विल फाइंड इट आउट कि ये इमेज पहले कहाँ पे और कब अवेलेबल की गई थी गूगल के जो इंटरनेट स्पेस है उसमें पहली बार। तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वो जो इमेज वो पोस्ट कर रहे हैं, वो जो वीडियो पोस्ट कर रहे हैं वो इस नाम से कि राफेल वॉज शॉट डाउन, वो बेसिकली 2024 की एक वीडियो है जिसमें सुखोई विमान जो हमारा है वो नासिक में क्रैश हुआ था, उसकी वो वीडियो है। तो इस प्रकार के झूठ जो है वहाँ की स्टेट एजेंसीज फैला रही है। हालांकि इंडिया की तरफ से ये अच्छा कदम रहा कि हमारी
जो स्टेट मीडिया है उसने खुल के आके इस बात का खंडन किया और बताया कि नहीं, ये गलत वीडियो है और दिस इज़ अ वीडियो ऑफ सुखोई क्रैश्ड इन नासिक लास्ट ईयर। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के इन सब एक्ट्स की वजह से इंटरनेशनल मीडिया है उसमें, अगर आप बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स देखें, सो दे आर कंफ्यूज्ड कि पाकिस्तान सही बोल रहा है इंडिया, तो उनके आर्टिकल्स में आपको ये द्वंद्व देखने को मिल जाएगा। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस कंफ्यूजन को जनरेट करने में सफल हो रहा है एट द वर्ल्ड लेवल। तो इंडिया को और भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में सक्सेसफुल होने के लिए। चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।